द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वंश पढ़ रहे थे, हम गुहिल वंश पढ़ रहे थे। गुहिल वंश के बारे में मैंने बताया था कि भाई कौन क्या थ्योरी देता है, कौन इतिहासकार क्या कहता है, जेम्स टॉड अलग कहता है। वे सब अलग अलग अपनी क्या देते हैं, थ्योरी। इसी कड़ी में फिर मैंने आपको बप्पा रावल पढ़ रहे थे। बप्पा रावल के बारे में बताया था, एक प्रतापी राजा है और बप्पा रावल हरित ऋषि है, उनका शिष्य था। और कैसे उसको राजगद्दी मिली थी वो आपको पता ही है। और हरित ऋषि है वो अपने अंतिम चरणों में वो कहता है कि मेरे शिष्य ने मेरी सेवा की है, उसको मेवाड़ का राजा बनाना है। तो महादेव जी और एक रटासन देवी है, उनकी पूजा करता है और वरदान मांगता है। अंत में फाइनली जाकर महादेव है वो उसको वरदान देते हैं और फाइनली जाकर बप्पा रावल है वो मेवाड़ का राजा बन जाता है। फिर मैंने बप्पा रावल के बारे में बातें बताई थी कि क्या क्या लोग बप्पा रावल को क्या कहते हैं। कि कोई कहता है बप्पा रावल उपाधि है, अपने श्यामल दास जी कहते हैं कि ये तो महेंद्र है, उनकी उपाधि है। जेम्स टॉड कहता है शिलादित्य नाम का राजा था, उनकी उपाधि है। उनका वास्तविक नाम हमने देखा था कालभोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। और फिर हमने देखा था कार्य के रूप में उन्होंने 115 ग्रेन के, मतलब गेहूं के छोटे छोटे जो 115 दाने होते हैं उन्हीं के बराबर का सोने का सिक्का चलाया था, 115 ग्रेन का। फिर मैंने बताया था कि बप्पा रावल ने मान मौर्य, चित्तौड़ का राजा था उस समय। बप्पा रावल नहीं था उस समय, चित्तौड़ का जो राजा था वो मान मौर्य था। और मान मौर्य को उसने हरा करके राजगद्दी हासिल कर ली थी। और मान मौर्य मौर्य वंश का था। कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। फिर 712 ईस्वी के आसपास सिंध पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। और मुगलों ने 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, तब जाकर मुगलों ने भारत पर क्या कर लिया था? अधिकार। और उनके बीच में, मतलब 712 से 1192 के बीच में लगभग 480 वर्ष के बीच में जो गैप का अंतराल था, उनके बीच में अपने राजस्थान के कई प्रतापी महान राजाओं ने उनके मुगलों के जो आक्रमण हुए थे उनको रोका था। उन्हीं के महान राजाओं में एक नाम था अपने बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम क्या था अपने? कालभोज। बप्पा रावल है वो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी। गजनी वहां का एक राजा था सलीम, वहां पर उसको जाकर उसने हराया था। किसने? बप्पा रावल ने। और वहां उसके राजगद्दी से हटाकर सलीम को, अपने भांजे को, वहां अफगानिस्तान में गजनी है वहां का क्या बनाया था? राजा। जहां पर अपने अफगानिस्तान जा रहा था बप्पा रावल, एक जगह पर रुका था। हरियाणा पंजाब वाले जो लोग होते हैं उस जगह को कहते हैं पिंड। और रावल, रावल मतलब राजा, वहां रुका था। इसलिए वहां पर एक शहर, अफगानिस्तान में आज भी एक शहर है, उसका जो नाम है वो है रावलपिंडी या रावलपिंडी। या एक क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर है, शायद उनका नाम शोएब अख्तर है, उनके नाम, उनको भी एक टाइटल नाम दिया हुआ है या उपाधि दी हुई है जिसका नाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो आप कभी मैच देखो और उसको देखो तो याद रखना कि तेरे वाला जो गांव है या शहर है उसका जो नाम है वो बप्पा रावल के नाम पर अपने दिया हुआ है। फिर बप्पा रावल से एक आगे वाला राजा है अपना अल्लट। अल्लट का ही दूसरा नाम है कालभोज। सॉरी, कालभोज तो बप्पा रावल था। अल्लट का ही दूसरा नाम है आलू रावल। अल्लट का वास्तविक में जो नाम था, जैसे बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। उसी प्रकार अल्लट का एक वास्तविक नाम था, वो था अपना आलू रावल। एक अभिलेख और प्रशस्ति में, एक तो अभिलेख पड़ता है आठपुर अभिलेख, एक शारणेश्वर प्रशस्ति। अब शिलालेख के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि पत्थर पर लिखा जाने वाला लेख। अभिलेख मतलब दीवारों पर लिखा जाने वाला लेख। प्रशस्ति आपको नया शब्द दिख रहा होगा। प्रशस्ति का मतलब राजा महाराजाओं की तारीफों में लिखे जाने वाले जो प्रपत्र होते थे वो प्रशस्ति कहलाते थे। कि भाई राजाओं ने ये युद्ध जीते थे, उनका ये वंश स्थान, ये वंश थे, उन्होंने ये काम करवाए, राजनीतिक सांस्कृतिक ये बुकें लिखी, उनके बारे में जो बायोडाटा जीवनी लिखी होती है उसे अपन कहते हैं प्रशस्ति। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। इन दोनों में बातें कही हुई है। सारणेश्वर प्रशस्ति में तो कहा हुआ है कि जो अल्लट है उनकी माता का नाम अंकित किया गया है कि उनकी जो माता है उनका नाम था महालक्ष्मी।
क्या नाम था? महालक्ष्मी। किनकी? अल्लट की माता। कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? अल्लट। उनकी जो माता है उनका नाम क्या था? महालक्ष्मी। और उनके पुत्र का नाम भी इस सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। पुत्र है अपना नरवाहन। नरवाहन उनका पुत्र है। किनका पुत्र है? अल्लू रावल। रावल देख लो, वापस रावल आया है, ध्यान रखना। रावल का मतलब होता है राजा। अल्लट का ही वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। सारणेश्वर प्रशस्ति में दो लोगों का जिक्र किया हुआ है। एक तो अपने माता, किसकी माता? अल्लट की। क्या नाम है? महालक्ष्मी। पुत्र नरवान। उन दोनों की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? अपने सारणेश्वर प्रशस्ति, और अल्लट नाम के राजा है, उनकी माता और उनका पुत्र। और उसमें कुछ बातें कही हुई है। अल्लट के जितने भी मंत्री हुए हैं, जितने भी मंत्री हुए, उन मंत्रियों के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि भी कौन सा मंत्री कौन सा पद संभालेगा, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी जो है वो दे रखी। जैसे एक तो दे रखा है अक्षपटलिक, अमात्य, एक अपने संधि विग्रह। ये सब मंत्रियों के पदों के नाम है। जैसे अक्षपटलिक, मुद्रा कोष कि भी अपने कितना फायदा हुआ, कि भाई इस साल अपने कितना टैक्स आया, कमी हुई कि अपने वृद्धि हुई है, लाभ हुआ है कि हानि हुई है, उन सब के बारे में जो ब्यौरा रखता था वो था अपने अक्षपटलिक। उस पद का जो नाम था उसका नाम था अक्षपटलिक, मुद्रा कोष। टैक्स के बारे में रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता था। अमात्य, अमात्य एक विशेष सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, मतलब राजा का सबसे खास जो आदमी होता था वो प्रधानमंत्री कह दो, पीएम कह दो, या विशेष मंत्री कह दो, उससे अपन कहते थे अमात्य। क्या कहते थे? अमात्य। संधि विग्रह मतलब दो रियासतों के बीच में, दो स्टेट के बीच में मान लो कोई समझौता करना है, टैक्स से रिलेटेड है, या युद्ध हो रहा था उससे रिलेटेड है, या कोई ब्योरा है, क्राइटेरिया है, उससे रिलेटेड कोई संधि करनी है, तो उसके बारे में जो होता था पद, उसका नाम था अपने संधि विग्रह, समझौता। समझौता करने के लिए कोई पद होता था, उसका नाम, पद का जो नाम था उनका नाम क्या था? संधि विग्रह। इन पदों पर कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में भी जानकारी सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलती है। जब खुदाई की गई, कहते हैं कि जब खुदाई की गई थी तो सारणेश्वर प्रशस्ति से एक पत्थर मिला, और उस पत्थर पर सारणेश्वर मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी हुई थी। उस पत्थर पर जानकारी वराह मंदिर की जानकारी लिखी हुई थी। वराह कहते हैं भगवान विष्णु को, मतलब भगवान विष्णु के बारे में सब उस पर लिखा हुआ था। भगवान विष्णु के बारे में उसके ऊपर सब बातें लिखी गई थी, और कहा गया था कि भाई ये जो पत्थर है, और उस पर लिखा हुआ था सब विष्णु भगवान के बारे में सब लिखा हुआ था। इसका मतलब जब खोजा गया तब देखा गया कि ये महादेव, भगवान महादेव से रिलेटेड ये प्रशस्ति नहीं है। कौन से भगवान से रिलेटेड है कि कौन से भगवान का जिक्र वहां पर इस प्रशस्ति में मिलता है अपने को? भगवान विष्णु का, जिसे क्या कहते हैं? वराह कहते हैं। क्या कहते हैं? वराह। ये तीन बातें हैं, ये सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। तब जाकर पता चला कि ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति से जो पत्थर मिला है या जो प्रशस्ति मिली है उस पर भगवान महादेव से रिलेटेड कोई बातें नहीं लिखी हुई है। किन से रिलेटेड बातें लिखी हुई है? भगवान विष्णु से, उनको कहते थे वराह, भगवान वराह कहते थे विष्णु को, और वराह मंदिर की जानकारी मिलती है। तीन बातें याद रखना। सारणेश्वर प्रशस्ति में एक तो अल्लट की माता का नाम मिलता है, माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी, पुत्र का नाम मिलता है नरवान, और उनके मंत्रियों के सब नाम मिलते हैं। पोस्ट कि भाई मंत्रियों की क्या पोस्ट होगी, मंत्री का नाम भी, हालांकि मंत्रियों का नाम भी इसमें मिलता है, और पोस्ट का भी नाम मिलता है। चौथा बात ध्यान रखना, मंदिरों में जो अपन दान देते हैं या जो भामाशाह होते हैं उन्हें कहते हैं गोष्ठिक। कि भाई वराह मंदिर में किन किन भामाशाहों ने, किन किन लोगों ने सहायता की थी, उन सभी का ब्यौरा वो भी इस सारणेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। और जो चंदा देते थे, चंदा देने वाले जो थे उनको अपन कहते थे गोष्ठिक। उनको अपन क्या कहते थे? गोष्ठिक। ये चारों की चारों बातें हैं, ये सारणेश्वर प्रशस्ति में अपने को देखने को मिलती हैं। फिर आता अपने आठपुर अभिलेख। क्या आता है? आठपुर अभिलेख। हालांकि इसकी तारीख देखनी हो तो देख लेना, ये 953 का है, ये 977 ईस्वी का है। एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री में तारीख मायने नहीं रखती है,
क्योंकि तारीखों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है कि भाई तारीख ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे महाराणा प्रताप युद्ध में तारीखें है, अपने हल्दी घाटी युद्ध की तारीख है। इतिहासकार अलग अलग इतिहासकार है, वो अलग अलग बताता है। कोई बताता 18 अपने 15 जून, कोई बताता 18 जून, सब अलग अलग तारीखें बताते। तो तारीखों को लेकर के आप ज्यादा लोड नहीं लेना। तभी तो कहता है कि हिस्ट्री, लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत हार्ड है। हिस्ट्री हार्ड नहीं, लोगों ने हिस्ट्री को हार्ड बनाया है, तभी तो कहते हैं हिस्ट्री है वो हार्ड नहीं है। आप जितना इजी वे में उसको समझने की कोशिश करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। तारीखें याद करने की जरूरत नहीं है, और तारीखें कहीं पूछते भी नहीं है, क्योंकि पता है कि तारीखें पूछेंगे तो फालतू में विवाद होगा। इससे पहले तारीख है वो पूछनी नहीं है। ऑथेंटिक तारीख होते हैं वो जरूर पूछते हैं, तो अपने ध्यान रखना। फिर आता है आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख में सेम बात कही हुई, उनकी माता का नाम भी मिलता है, सेम महालक्ष्मी। देखो एक ही बात अपने सारनेश्वर प्रशस्ति में देखिए, लेकिन ये आठपुर अभिलेख में भी लिखा हुआ है कि उनकी माता है, उनका नाम क्या है, महालक्ष्मी है। उनकी माता का नाम क्या है, महालक्ष्मी। क्या नाम है, महालक्ष्मी। लेकिन यहां से रिलेटेड यहां एक बात और लिखी हुई है, ये राष्ट्रकूट वंश है। देखो उनकी माता का वंश का उल्लेख भी आठपुर अभिलेख में मिलता है। सारनेश्वर प्रशस्ति में तो केवल उनकी माता का नाम मिलता है, जबकि यहाँ उनके वंश का भी पता चलता है कि भाई अल्लट है, उनकी माता है महालक्ष्मी, उनका जो वंश है वो कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट। और ये राष्ट्रकूट वंश ही, इसी को अपन कहते हैं राठौड़ वंश। तो कहीं ना कहीं राठौड़ वंश की उत्पत्ति इस राष्ट्रकूट से रिलेटेड है, या इन राष्ट्रकूट से ही मिलकर क्या बने, राठौड़। तो राठौड़ वंश, राष्ट्रकूट वंश को आप कह सकते हो। तो उनकी माता है वो कौन से वंश से थी, राष्ट्रकूट वंश या राठौड़ वंश। दूसरी बात याद रखना कि अल्लट ने एक हूण राजकुमारी, अब फिर आप कहोगे सर हूण तो अपने यहाँ थे ही नहीं, हूण बाहर से आए थे, और बाहर से आकर यहाँ बच गए। बचने के बाद धीरे 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 रिलेशनशिप में आ गए, और यहाँ पर शादी वादी करना, हूणों में शादी वादी करना राजाओं ने स्टार्ट कर लिया था। तो एक अपने हूण राजकुमारी है हरिया देवी, उनसे उन्होंने शादी कर ली। और एक शहर भी, नाम भी हरिया देवी के नाम पर है, हर्षवर्धनपुर, शहर भी उनके नाम पर बचाया गया है, ये ध्यान रखना। तो उनकी माता है, उनका वंश कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश या राठौड़ वंश। एक रानी है, उनसे शादी कर ली थी उन्होंने, जिनका नाम है हूण राजकुमारी। हरिया देवी से उन्होंने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। अब एक बात आप ध्यान दो, सारनेश्वर प्रशस्ति है, उसमें मंत्रियों के बारे में या उनकी पोस्टों के बारे में लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एक बात पता चल रही हो, तो कहीं ना कहीं नौकरशाही की स्थापना अल्लट के टाइम में हो गई थी। नौकरशाही मतलब आज जो बड़े बड़े पोस्टों पर है, तो उनको नौकरशाही तो कहते हैं कि भाई ये सरकार के नौकर है, ये सरकार के नौकरशाही है। तो नौकरशाही देख लो, यहाँ पे पोस्ट है वो स्थापित कर रहा है, तो नौकरशाही की जो स्थापना है, स्थापना ये भी किस टाइम में हो गई, अल्लट के टाइम में नौकरशाही की भी स्थापना हो गई थी। ये सब जो बातें हैं ये अल्लट के टाइम में हो गई थी। वापिस देख लो एक बार, अल्लट है, उनका वास्तविक जो नाम है वो आलू रावल है, और दो अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है, एक तो आठपुर अभिलेख और एक सारनेश्वर प्रशस्ति। सारनेश्वर प्रशस्ति में उसकी माता, उनका पुत्र, मंत्रियों की पोस्टों के बारे में, गोष्ठिक, ये ध्यान रखना आपको पूछेगा कि किस प्रशस्ति में गोष्ठिक शब्द लिखा हुआ है, तो सारनेश्वर प्रशस्ति में। या पूछेगा उनकी माता का नाम, पुत्र का नाम, मंत्री, या आपको पूछ सकता है कि अक्षपटलिक का अर्थ क्या है, अमात्य क्या है, संधि विग्रह क्या है, गोष्ठिक का अर्थ क्या है, आपको ऐसे पूछ सकता है। इनके बारे में ये जो बातें हैं, ये सब बातें एक बार आप उन सब बातों पर ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें। आपको ये अभिलेख वाले आज के टाइम में ज्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई प्रशस्ति में क्या है, अभिलेख में क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप उसका एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। दो राजा हो गए अपने, एक तो बप्पा रावल हो गया, और बप्पा रावल के बाद में सेकंड जो राजा थे गुहिल वंश के, वो थे अल्लट। तीसरे जो राजा आते हैं वो है अपने जैतर सिंह। सन याद रखना, हालांकि पूछते नहीं है, मैंने अभी कहा है, लेकिन तो भी याद रखना, 1213 एडी से 1250 ईस्वी।
जैतर सिंह। जैतर सिंह ने एक युद्ध लड़ा था जो था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा था? भूताला का युद्ध। ये जो भूताला का युद्ध है ये हुआ था, एक तो अपने जैतर सिंह खुद और उनके अपोजिट में थे, वो थे इल्तुतमिश। ये तो अपने चित्तौड़ के शासक थे और ये जो शासक थे ये दिल्ली के थे, दिल्ली के राजा थे। कहाँ के राजा थे? दिल्ली के राजा थे। भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश उन दोनों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? इससे लेकर के तारीख से लेकर पहले पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जो 10वीं की नई बुक आई है उसमें उसकी तारीख है वो एकदम सही लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 1227 ईस्वी। अब जो उसमें लिखी हुई है अपने को भी वही याद रखनी है। तो आपको पूछे कि भाई भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को यहाँ हरा दिया। आपको अगर इल्तुतमिश के बारे में नहीं पता हो तो एक लेडीज औरत जो राजा है, रजिया सुल्तान, आपने नाम सुना होगा। रजिया सुल्तान के पिताजी है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जैतर सिंह ने हरा दिया, भगा के मारा, वहां से भगा दिया। अब जैसे ही इल्तुतमिश भूताला का युद्ध में हार करके भाग रहा था, अपने राजाओं की एक खासियत है कि भागती हुई सेना पर कभी अटैक नहीं करते। तो इल्तुतमिश है वो भाग रहा था, तो जाते जाते बीच में अपनी एक राजधानी पड़ती है बापा रावल के टाइम में, नागदा। और नागदा को उसने तहस नहस कर लिया, लूट लिया। मतलब इल्तुतमिश की हारती हुई सेना ने या भागती हुई सेना ने किसको लूट लिया जाते समय? नागदा को। अब नागदा किसके समय की राजधानी थी? मैंने आपको पढ़ाया था, किसके समय थी? बापा रावल। राजधानी कौन सी थी? नागदा। तो फिर जैतर सिंह ने सोचा यार कोई भी नीचे राजधानी होगी तो कोई भी आता ऐरा गहरा आता जाता वो लूट लेगा। तो जैतर सिंह ने फिर आइडिया लगाया, दिमाग दौड़ाया, क्यों ना इस राजधानी को चेंज करके किसी टापू या किसी ऊपर वाली जगह पर ले जाया जाए। तो क्या है कि दूसरा वाला कोई राजा होगा वो उसको लूटने से पहले सोचेगा, अटैक करने से पहले सोचेगा। तो जैतर सिंह ने नागदा से राजधानी को चित्तौड़ ले आया। जैतर सिंह है वो नागदा से राजधानी को कहां ले आया था? चित्तौड़। कहां ले आया था? चित्तौड़। अब नागदा राजधानी किसके टाइम में थी? बापा रावल के टाइम में। अब जैतर सिंह के टाइम में राजधानी कहां है? चित्तौड़। तो आपको पूछेगा कि भाई नागदा से चित्तौड़ राजधानी कौन लेके आया था? तो पूछे तो आप ध्यान रखना, कौन लेके आया था? जैतर सिंह। कौन लेके आया था? जैतर सिंह। ये सब जो घटनाएं हैं उनका जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं एक बुक है उसमें मिलता है, जो जय सिंह सूरी की पुस्तक है। बुक है एक, हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है, हमीर मर्दन है। उसमें पूरा का पूरा उल्लेख लिखा गया है कि भाई इल्तुतमिश को जैतर सिंह ने किस प्रकार भगा के मारा था। पूरा का पूरा जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो हमीर मद मर्दन, देखो इसी के नाम में यहाँ पर जो हमीर शब्द आ रहा है, इस हमीर का मतलब है इल्तुत मिस। ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश को यहाँ पर क्या माना गया है? हमीर। मद का मतलब घमंड, उसका घमंड था कि भाई मेरे को कोई नहीं हरा सकता। तो इल्तुतमिश के घमंड को, मर्दन का मतलब है तोड़ना, तो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा था, उसके बारे में कहीं ना कहीं उल्लेख जो मिलता है वो जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। उसमें जो है वो किसका उल्लेख मिलता है? भूताला के युद्ध का उल्लेख मिलता है। एक बात और ध्यान रखना, जहां भी आपके सामने सूरी शब्द आए इसका मतलब समझ जाना ये जैन इतिहासकार है। कैसा इतिहासकार है? जैन। फिर आप दिमाग लगाओगे कि सर, और जहां जहां ऐसे निकलता है कि सर वहां वहां कोई ना कोई मिस्टेक होती है, और आप कहोगे सर आपने कहा कि जहां जहां सूर्य दिखता है मतलब वो जैन। फिर आप में से कोई कमेंट करेगा और बोलेगा कि सर शेरशाह सूरी, फिर वो तो जैन नहीं है। अरे वो भाई एक अलग है, शेरशाह सूरी जरूरी नहीं है, एक आधा 100 में से एक आधा तो अलग हो गई, लेकिन ज्यादातर जहां भी सूर्य शब्द दिखे मतलब क्या है?
जैन है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अपने हमीर मद मर्दन। क्या लिखा हुआ है? हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। ये जो बातें है ये किसके बारे में है? जैतर सिंह ने। कहते हैं कि भाई जैतर सिंह जो है वो मध्यकालीन राजस्थान, वापस लिख देता हूं, राजस्थान का स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा। भाई उसने भाई मुगल सेना के बड़े सेनापति इल्तुतमिश को हराया था, इसलिए उसको कहता है कि भाई ये जैतर सिंह का जो टाइम पीरियड था वो मध्यकालीन राजस्थान है, उसका क्या है? गोल्डन एरा या स्वर्ण काल है। क्या है? स्वर्ण काल है। वापस देख लो, जैतर सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था? बुताला का युद्ध। कब? 1227 ईस्वी में। किस किस के बीच में? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। जैतर सिंह कहाँ का राजा? चित्तौड़ का। इल्तुतमिश दिल्ली का। किसने किसको हराया? जैतर सिंह ने किसको? इल्तुतमिश को हराया। और नागदा, इल्तुतमिश है वो जाते जाते किसको लूट के जाता है? नागदा को लूट ले जाता है, और जैतर सिंह फिर राजधानी किसको बना देता है? अपने चित्तौड़ को बना देता है। किसको बना देता है? चित्तौड़ को। इस भूताला युद्ध की जानकारी वो अपने को कहाँ देखने को मिलती है? जय सिंह सूरी है, उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है हमीर मद मर्दन। हमीर यहाँ किसको दर्शाया गया हमीर के तौर पर? हमीर का मतलब है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ा था। किसने तोड़ा था? जैतर सिंह। इसलिए कहते हैं मध्यकालीन राजस्थान का जो स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एरा कहलाता है, वो किसका काल है? जैतर सिंह का। एक अपने बप्पा रावल के बाद में मैंने आपको अल्लट पढ़ाया था, उसमें एक बात थोड़ा मिस हो गई, वो ध्यान रखना। अल्लट ने राजधानी बनाई थी आहड़, हालांकि राजधानी नागदा थी, लेकिन उसने एक दूसरी और राजधानी सब टाइटल के तौर पर राजधानी बनाई थी जिसका नाम था आहड़। जैसे मान लो कि भाई ये नागदा है, मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा कि भाई ये नागदा है, अब नागदा का बड़ा वाला भाग बढ़ गया होगा, अब यहां से यहां जाने में टाइम लगे, तो उसने छोटी सी राजधानी और बना दी, ये वाली आहड़। तो अल्लट ने राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को। बप्पा रावल ने किसको बनाया था? नागदा को। अल्लट ने किसको बनाया? आहड़ को। जैतर सिंह ने किसको बनाया? चित्तौड़ को। किसने बनाया? जैतर सिंह ने। किसको? चित्तौड़ को। 3 राजा हमने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ लिया बप्पा रावल, फिर हमने पढ़ लिया अल्लट, फिर हमने पढ़ लिया जैतर सिंह। इसके आगे हम पढ़ेंगे रतन सिंह। क्या पढ़ेंगे? रतन सिंह। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इससे आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, रतन सिंह पढ़ लिया है, सॉरी जैतर सिंह पढ़ लिया है, रतन सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। कितना मिनट